नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको उन्नाव में जो मामला पेश आया और हिंदुस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है मुल्क भारत में, और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब ये ख़बर निकल कर के आई है कि किस तरह से बीजेपी लगातार कई रियासतों में उसकी हुकूमत नहीं बनी, यानी कि कई सारी रियासतों में उसकी हुक्मरानी के ज़वाल के आसार नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। उसकी कुछ तफसील आई है, वो भी आपको सुनाता हूँ। सऊदी अरब में अब हम जिन्स परस्तों की पहली एनजीओ का तनाज़ा उठ खड़ा हो गया है और सऊदी जैसे मुल्क में हम जिन्स परस्तों के लिए हुकूक की बात करने वाले सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। वो भी बताता हूँ। इसके अलावा शहरियत तरमीम बिल यानी CAB को लेकर के अब गुस्सा शुरू हो गया है भारतीयों में, और मुख्तलिफ रियासतों में अब जो है इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजात की सूरतें सामने आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं उन्नाव की। हैदराबाद की खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी। कल जो इनकाउंटर का मामला पेश आया उसकी खबर भी अभी पुरानी नहीं हुई। उस पर अभी तक भी तबसरे चल रहे हैं कि इनकाउंटर सही था या गलत था, किसके इशारे पे हुआ, पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए किया है, वगैरह वगैरह। इस बीच में उन्नाव की जिसको वो मुतासिरा जिस पर रेप किया गया था और 90% जिसको जला दिया गया था, वो हलाक हो चुकी है कल रात सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में। इस बीच एक रिपोर्ट आती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कोई 63 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसकी शनाख्त अब रेप कैपिटल की शक्ल में होने लगी है। इस साल जनवरी से नवंबर के दरमियान उन्नाव में अस्मत दरी के 86 मामले दर्ज हुए हैं। तकरीबन 30 लाख की आबादी वाला उन्नाव राजधानी लखनऊ से ये घंटे और सनाती शहर कानपुर से महज निस्फ घंटे की दूरी पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 11 महीनों में अस्मत दरी के 86 मामले के अलावा इस जिले में जिनसी इस्तेसाल के भी 185 केस दर्ज हुए हैं। अस्मत दरी से मुतालिक अहम मामलों में उन्नाव का ताज़ा मामला तो इस मजलूम का ही है जिसने गुज़िश्ता रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनामी शहर की उस केस में हुई है जिसमें बीजेपी रुकन असम्बली कुलदीप सेंगर अहम मुलजिम है। इसके अलावा ज़िले के असोहा, आयगन, माखी और बांगर मऊ में सबसे ज़्यादा अस्मत दरी के मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर केसों में मुलजिम या तो जमानत पर छूटे हैं या फिर पुलिस के मुताबिक फरार हैं। मकामी लोग इन हालात के लिए पूरी तरह से पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, जो मुलजिमीन के साथ साथ सांठगांठ करके तफरीक आमेज रवैया इख्तियार करती है। अजगैन के बाशिंदा राघु शुक्ला बताते हैं कि उन्नाव में पुलिस पूरी तरह से पॉलिटाइज हो चुकी है, यानी सियासी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। जब तक उन्हें अपनी सियासी आकाओं से इशारा नहीं मिलता, वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं होते। इसी से मुलजिमीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं। काबिल गौर है कि उत्तर प्रदेश के कुछ अहम सियासतदान उन्नाव से आते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश असम्बली के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश के वजीर कानून ब्रजेश पाठक और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज के नाम अहम है। एक मकामी वकील का कहना है कि यहाँ जराइम पर सियासत का मलमा चढ़ा हुआ है। लीडरान अपनी सियासी रंजिश के लिए जराइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस उनकी कठपुतली बनी हुई है। यहाँ तक कि जब किसानों ने एक नई टाउनशिप के लिए ज़मीन के लिए तहरीक चलाई थी तो उस वक्त भी पुलिस खामोश थी। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई की हो। महकम नाजरीन, ये उन्नाव का मामला है यहाँ पे जो आ रहे हैं, बल्कि इस वक्त अगर ये ऐसा कहें कि जो है पूरे भारत में रेप के मुख्तलिफ किस्म के वारदात पेश आ रही है, तो ये कोई दूसरी बात नहीं। मैं आज की ताज़ा खबरें आपको सुनाता हूँ जो रेप के सिलसिले में सामने आई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो इस वक्त 5 उन्नाव केस में जिस खातून का, जिस मुतासिरा का हलाकत हो गई है, जो 90% बर्न हो गई थी, उसके अंदरूनी आज़ा तक जल गए थे और जला दिए गए थे,
उसमें जो मुलजिमीन है उनकी तस्वीरें सामने नहीं आ रही और उनके नाम भी ज्यादातर पेश नहीं किए जा रहे। मैं आपको बताता हूं कि नाम क्या है। हरिशंकर त्रिवेदी, राम त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी, उमेश बाजपेयी, ये 5 अहम-तरीन मुलजिमान हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया और फिर उसके बाद उसको जमानत से रिहा होने के बाद कुछ दिन पहले उसको जिंदा जला दिया जब वो कहीं जा रही थी। तो नाज़रीन, इन तमाम मुलजिमान का ताल्लुक ब्राह्मण तबके से है। इस वजह से न इन लोगों की फोटो सामने लाई जा रही है और न मीडिया इस पर खुलकर बात करने को तैयार है, जिस तरह हैदराबाद के मामले में खुलकर बात कर रहा था और लोगों की और मुलजिमान की तस्वीर पेश करके, बल्कि एक दो मज़ाहिब के दरमियान दुश्मनियों तक और अदावतों तक भड़काने की कोशिश किया था यही मीडिया। लेकिन ये मीडिया अब इन लोगों के नाम तक बताने को तैयार नहीं, उनकी शनाख्त तक बताने को तैयार नहीं, उनकी फोटोज को बताने को तैयार नहीं। वजह क्या है? वजह है कि इन मुलजिमान का ताल्लुक ब्राह्मण तबके से है। इसी तरह नाजरीन, जो उन्नाव की लड़की के साथ पेश आया और हैदराबाद में जो मामला पेश आया, उसको लेकर की एक औरत आज अपनी 6 साला बेटी को लेकर के एहतिजाज कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने, और अचानक उस औरत ने अपनी 6 साला बच्ची पर पेट्रोल फेंक दिया और उसको आग लगाने की कोशिश की। तो फौरी पुलिस ने उस खातून को जो है गिरफ्तार कर लिया और बेटी को जो है, जो जिसकी हालत नाजुक बता रही थी या हालात ख़राब हुए थे पेट्रोल फेंकने की वजह से, उसको जो है अस्पताल में दाखिल कर दिया। नाज़रीन, इस बात से क्या आप अंदाज़ा लगाते हैं कि एक माँ अपनी 6 साला बेटी को लेकर के खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही है। इस वक्त भारत में दिल्ली जैसे शहर में एक खातून अपनी 6 साला बेटी को लेकर के अगर गैर महफूज तस्वुर करती है और वो खुद अपनी बेटी के ऊपर तेल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश करती है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है आवाम को, लोगों को, कि किस तरह गैर महफूज हो चुकी है और किस तरह डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। एक तो रेप करते हैं मुलजिमान, ऊपर से उनके आज़ा को जलाते हैं और इस कदर हैवानियत और दरिंदगी का सबूत पेश करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हैदराबाद के बाद उन्नाव का जो मामला आया है, इससे पहले भी जो मामले आए, वो निर्भया कांड हो या फिर कश्मीर में पेश आने वाला आसिफा के साथ जो मामला है, ये सारी की सारी उन दरिंदगी और हैवानियत और इंसानियत से गिरी हुए ऐसे मुजरिमों की दलालत करती है जिस पर इंतजामिया अपने आंखें बंद किए हुए बैठा है। एक और मैं आपको बताता हूँ इस दरमियान, आज ही की ये खबर है और वो आई है खबर हरियाणा से, और हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से, यानी वहाँ के ज़िले से, कि 17 साला लड़की को 4 लोगों ने, जिन्होंने उससे पहले उसका रेप किया था, उन्होंने फिर इस लड़की को दोबारा किडनैप किया और दोबारा रेप किया हुआ है। ये आज की खबर है, हरियाणा से पलवल डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। इसके अलावा आज दिल्ली के अजमेर गेट के पास, अजमेर रेलवे स्टेशन गेट जिसको कहा जाता है, मशहूर है दिल्ली में, वहां पर एक खातून पर केमिकल फेंक करके, कुछ जहरालूदा पानी फेंक करके, कुछ केमिकल फेंक करके उसको जख्मी कर दिया गया है। इसी तरह मिर्जापुर से, ये यूपी की कहानी है, यूपी दिल्ली के आसपास के इलाकों की बता रहा हूं मैं आपको। मिर्जापुर में सबसे अफसोसनाक खबर आई है पीटीआई के हवाले से कि 15 साला लड़की को सीआरपीएफ के नौजवान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ले गए और उसका रेप किया। सीआरपीएफ के नौजवान हैं जिन पर अवामी लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। वो नौजवान एक 15 साला लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं। ये मिर्ज़ापुर की आज की ताज़ा खबर है। तो नाज़रीन, ये है भारत का इस वक्त की वो तस्वीर, जो तस्वीर पूरे मुल्क में जाकर के पूरे मुल्क को बदनाम किए जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में पता है आपको कि योगी हुकूमत क्या कहती है और उसकी इंतज़ामिया क्या कहती है। यहाँ के ख़वातीन से उनको कोई लेना देना नहीं। प्याज के दाम आसमान को छू रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। लहसुन के दाम आसमान को छू रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो तस्वीर मेरे पीछे बदल रही हैं, ये तस्वीरें भी एहतिजाज कर रहे हैं कांग्रेसी कारकुनान उन्नाव के मामले को लेकर के, हैदराबाद के कारकुनान को लेकर के। वो अपने मुतालबात रख रहे हैं और खातियों के खिलाफ जो है करने में, उनको उनके साथ पुलिस क्या मामला कर रही, इस वीडियो में देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगा। देखिए कि एक आदमी को किस तरह जो है कि कांग्रेसी कारकुनान कहा जा रहा है, इस कदर पीटते हैं कि जो है लाठी ही टूट जाती है। ये देखिए, इस पुलिस की लाठी टूट जाती है।
लेकिन ये बंदा जो है वहाँ पर बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा होता है और खातियों के खिलाफ जो है पुलिस के खिलाफ नारे लगाता है, वहाँ की योगी हुकूमत के खिलाफ। इन तमाम चीज़ों के बीच में खबर निकल करके आती है। एक बेशर्मी की भी कोई हद होती है किसी हुकूमत की, इंतज़ामिया की। देखिए क्या बयान आता है, ये बयान आता है ये अयोध्या का जो है चक्कर छोड़ने वाले नहीं, मस्जिद और मंदिर का चक्कर छोड़ने वाले नहीं। एक बयान ताज़ा आया, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर तामीर करने की तैयारियां जोरों पर है। ऐसी कोशिशें हो रही है कि राम मंदिर तामीर के बाद अयोध्या हिंदुओं के लिए अकीदत का मरकज बने और पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो। इस दरमियान यूपी की योगी हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। और वो बड़ा बयान क्या है? योगी हुकूमत में तर्जुमान और सूबे के काबीना वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अयोध्या को ईसाइयों के मजहबी मकाम, वेटिकन सिटी और मुसलमानों के लिए मजहबी तौर पर इंतहाई अहमियत के हामिल मक्का मुअज्जमा से भी अजीमुशान बनाने और वुसअत दिए जाने की बात कही है। एक तरफ पूरी योगी हुकूमत के खिलाफ, उसकी पुलिस के खिलाफ, उसकी इंतजामिया के खिलाफ, जो यूपी में जराइम पेश आ रहे खवातीन के खिलाफ, जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों समेत मुतवस्सित तबके की खवातीन को छोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसे में इस इंतजामिया का एक तर्जुमान अभी मंदिर मस्जिद के पीछे बैठ करके ऐसे बेवकूफ़ाना बयान दे रहा है जिसकी कोई हमें नहीं। मक्का मुअज्जमे की अजमत का उसका ये लोग उसको तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ है, और उसको जो है अयोध्या से मिलाने की कोशिश की जा रही है और ये अहमकाना बयान दिए जा रहे हैं योगी हुकूमत के लोगों की जानिब से। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों को हमने चुन करके जाकर के हुक्मरानी और इख्तिदार दिया है, और ये लोग आवाम के साथ और उनके बुनियादी मसाइल के साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक लंबी रिपोर्ट है, बहरकैफ इनकी जो है मुआजना करने से या उससे भी अजीमुशान बनाने से कोई बात नहीं बन जाती, इसलिए कि मक्का और मदीने की अहमियत को ये लोग क्या उसको जो है पहचान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, उसके तस्वुर के एक पॉइंट तक भी ये लोग पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इस तरह ये लोग बुनियादी मसाइल को हल ना करने की वजह से, आवाम से नज़र फेर लेने की वजह से उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसको मीम अफजल साहब ने अपने एक रिपोर्ट में बयान किया है। मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के जो लोग कल तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा चीख चीख कर लगा रहे थे, अब खामोश है, शायद इसलिए कि अब बीजेपी का ही दायरा सिमटने लगा है। एनडीए बिखर रहा है, मोदी के मसनूई तिलस्म की किलियां भी खुलती जा रही है और एक एक करके रियासतें उसकी हुक्मरानी के कैद से आज़ाद होती जा रही है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि मुल्क की 29 रियासतों में से 10 में ही उसे मुकम्मल अक्सरियत हासिल है, जबकि दीगर 6 रियासतों में उसने अपने इत्तेहादियों के साथ या फिर कुछ दूसरी पार्टियों से साजबाज करके सरकार बना रखी है। ये रियासतें हैं बिहार, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम और मिजोरम। और बिहार में वो जनता दल यू की इत्तेहादी बनी हुई है, जबकि वो तमिलनाडु में सरकार में शामिल जरूर है मगर कानून साज असेंबली में उसका एक भी मेंबर नहीं है। अपने हुक्मरानी का दायरा बढ़ाने की जुनून में बीजेपी ने यह भी किया कि जिन रियासतों में उसे अक्सरियत हासिल नहीं थी वहां भी उसने मरकज में इख्तिदार का फायदा उठाकर सरकार बना ली। मिसाल के तौर पर गोवा में उसे महज 15 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, मगर बीजेपी ने सारे उसूल और कानून को ताक में रखकर सरकार बना ली। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड तो उसकी बदतरीन मिसालें हैं। मेघालय में 60 असेंबली हलकों में से उसे महज 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी, मगर उसने नेशनल पीपल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और हिल स्टेट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मिजोरम में 40 सीटों में बीजेपी को महज 1 सीट हाथ लगी थी, मगर यहां भी उसने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसने 27 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। नागालैंड में 60 असेंबली हल्के हैं, जिनमें से 12 हल्कों में बीजेपी कामयाब हुई थी, मगर यहां भी उसने नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ साजबाज करके सरकार बना ली। सिक्किम में 32 में से 12 सीटों पर बीजेपी कामयाब हुई, मगर यहां भी उसने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 19 मेंबरों को मिलाकर सरकार बनाने में जल्दबाजी का मुजाहिरा किया। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है इस वक्त मोदी हुकूमत का तिलस्म बिखरता जा रहा है। लोग मोदी हुकूमत के खिलाफ होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड दिन ब दिन जो है यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जब आप बुनियादी मसाइल को हल नहीं करते, लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा इन चीज़ों में जब बांटने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त पढ़ा लिखा तबका जो भक्त नहीं होता, आंख बंद करके जो भक्ति नहीं करता, वो लोग जो है होश में आते हैं। और अब जो मामला जो मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गुस्सा देखने को आ रहा है, लगता है कि यह गुस्सा जो है अगले सालों में बीजेपी के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी वो कहानी जो इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक है, जो ट्रेंड चल रही है और जो इस वक्त मीडिया में आ रही है।
अब मैं आपको ले चलता हूँ सऊदी अरब की जानिब। सऊदी अरब से भी कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसको बहुत ही अफसोस के साथ जो है बयान करना पड़ता है। जी हाँ, सऊदी अपनी एक पहचान रखता है। ऐसी खबरों का आना जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और एक मुसलमान जिसको बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी जब खबरें आती हैं तो वाकई जो बहुत ही अफसोस होता है कि किस तरह के मुल्क और सरजमीन से इस तरह की खबरें निकल कर के आती हैं। हुकूक़ निस्वां, हमजिन्स परस्ती और इल्हाद, सऊदी अरब में इन तीनों मौज़ूआत को शजरे ममनुआ करार दिया जाता है। हाल ही में सऊदी सलामती के इदारे की तरफ से इंटरनेट पर एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें इन तीनों मौज़ूआत के बारे में कहा गया था कि इस हवाले से इनका मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। नवंबर में ट्विटर पर जारी की जाने वाली इस वीडियो को बादअज़ान डिलीट कर दिया गया। इस इदारे का इस वीडियो से लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए कहना था कि इस वीडियो में चंद नक़ाइस थे जिनकी वजह से उसे इंटरनेट से हटा लिया गया। लेकिन ऐसी वीडियो जैसे वाक़यात की वजह से ये स्वीडन में रिहाइश पजीर 26 साला रवान ओतेफ ने एक गैर सरकारी तंजीम मुख्तलिफ की बुनियाद पर रखी थी ताकि सऊदी अरब में मौजूद हमजिन्स परस्तों के हुकूक का दिफा किया जा सके। समझ लें, सऊदी अरब में हमजिन्स परस्ती का दिफा करने के लिए खुद वहीं की एक खातून लड़ रही है स्वीडन में जाकर के। एक रिपोर्ट एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए ओतेफ का कहना था कि उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद सन 2017 में रखी थी। उसके एक साल बाद ही उन्होंने स्वीडन में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी थी। ओतेफ के मुताबिक वो स्वीडन से ही सऊदी हमजिन्स परस्तों की हुकूक की जंग लड़ना चाहती है। नवंबर के अवाखिर में स्वीडन ने भी इस तंजीम को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया। ओतेफ के मुताबिक उनके 4 मकासद हैं। पहला मकसद है कि सऊदी अरब में हमजिन्स परस्ती कानूनी तौर पर काबिल सज़ा जुर्म न रहे, ला हौल वला कुव्वा। दूसरा, सऊदी अरब में हमजिन्स परस्तों और ख्वाजा सराहों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तीसरा मकसद स्कूलों वगैरह में इस जैसे ममनुआ मौज़ूआत पर बात करने की इजाज़त दिलवाना। और चौथा मकसद यह है कि LGBT कम्युनिटी को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। एक तरफ यह है वहाँ का एक सरफिरा समाजी कारकुन जो अपने आप को कह रहा है वो इस तरह की चीज़ें सऊदी अरब में ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी जानिब सऊदी अरब में इस हवाले से सख्त क़वानीन मौजूद है। 1980 की दहाई में बनाए जाने वाले कानून के मुताबिक हमजिन्स परस्ती एक जुर्म है और ऐसा साबित होने पर मुलजिम को जेल में कैद कर दिया जाता है। अरब खित्ते में हमजिन्स परस्ती किस कदर मुतनाज़ा मौजू है, इसका अंदाज़ा अल जज़ीरा के मशहूर सहाफ़ी अहमद मंसूर के एक ट्वीट से होता है। उन्होंने मुख्तलिफ तंजीम के रजिस्ट्रेशन का हवाला देते हुए लिखा कि उसे कानूनी हैसियत दे दी गई है, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि उसे कानूनी हैसियत सऊदी अरब ने नहीं स्वीडन ने फराहम की है। स्वीडन का हवाला देकर के एक शख्स जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि सऊदी अरब में हमजिन्स परस्ती को जो है कानूनी हैसियत हासिल हुई। अहमद मंसूर का सवाल उठाते हुए कहना था कि खादिम अल हरमैन शरीफैन का बस ये काम रह गया है। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा, एक हमजिन्स परस्त तंजीम ने अपने पेज पर लिखा है कि उसे बाकायदा तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सऊदी अवाम को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कहाँ हैं वो उलमा जिन्होंने अपनी ज़बानों पर ताले डाल दिए हैं और जिनके दिल नाबीना हो चुके हैं। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हमजिन्स परस्ती सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दीगर खलीजी रियासतों में भी एक जुर्म है। सऊदी अरब के शाह सलमान इस्लाहात का ऐलान तो कर चुके हैं और लगता है कि इन इस्लाहात के दरमियान कभी कभी डर महसूस होता है कि कहीं हमजिन्स परस्तों के हुकूक की भी वो बात ना कर ले, इसलिए कि इस तरह की जब ट्वीट्स होने लगते हैं, इस तरह के फेसबुक में जब आम होने लगती हैं बातें और जब ये चीज़ें अमेरिका मीडिया, यूरोपियन मीडिया उसको कैच कर लेता है तो फिर उस पर हंगामा आराई होती है, उस पर डिबेट्स होते हैं और फिर जो है दूसरे राह से जो है इन सारी वो चीज़ें जो इस्लाम में, शरीयत में जिसको बहुत ही गज़बनाक अंदाज में देखा गया है उसको जो है जवाज़ की हद तक पेश करने की मीडिया के ज़रिए से कोशिश की जाती है। अब इस तरह की इब्तिदा की जा रही है सऊदी अरब में इस हमजिन्स परस्ती के क़वानीन को लेकर के। अब देखना यह है कि ये तो अब वहाँ के बहस शुरू हो चुकी है ट्विटर में और फेसबुक में, और इसके कुछ मखसूस लोग होते हैं जो इस तरह के मौज़ूआत जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, उसका हवा देने में वो लोग ज़्यादा जो है कारआमद साबित होते हैं और लगातार उसके पीछे ट्वीट करते रहते हैं। फिर आज़ाद क़याल एक नौजवान तबका उसके पीछे चला जाता है, फिर वो भी उसको ट्वीट रिट्वीट करने लगता है, उस पर बहस जारी होती है और फिर ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन जाता है, मौजू बन जाता है और फिर जो है इंटरनेशनल मीडिया में उसको लाया जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर इस्लाम और शरीयत को ला करके बदनाम करके वो एक तंग नज़र रखने वाला इस्लाम कहा जाता है, मजहब से उसे जोड़ करके फिर इस कदर मजबूर किया जाता है कि ऐसे गुनाह, ऐसे जराइम जिससे अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है उसको जो है इस्लामी ममालिक में दाखिल करने की कोशिश की जाती है। ये इसकी इब्तिदा है। बैकफ नाज़रीन, आइए मैं और एक ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ और वो है हिंदुस्तान में भारत में शहरियत तरमीम बिल को लेकर के इस वक्त गुस्सा उरूज पर है, ऐसा महसूस हो रहा है।
मुतनाज़ा शहरियत तरमीम बिल CAB के खिलाफ तलबा ने शहर की मशहूर कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी में जुमा को रन हनकार का इनेकाद किया, जिसमें दानिश्वरों और फनकारों ने भी हिस्सा लिया। आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने बिल के खिलाफ पूरे आसाम में 30 मकामी तंजीमों के साथ मुजाहिरा किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासत के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल के पुतले फूंके। बिल सोमवार को पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। बिल में एहतिमाम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी इस्तेहसाल का सामना करने वाले गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों को गैर कानूनी मुहाजिर नहीं माना जाएगा और अगर 6 दहाई पुराने शहरियत कानून में मुजवज़ा तरमीम मुअस्सर होता है तो उनको हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। मशहूर माहिर तालीम और दानिश्वर हिरेन गोहेन, सहाफ़ी अजित कुमार भोइनया, मशहूर ग्लोकार और अदाकार जबिन गर्ग और ग्लोकार मानस राबन इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन को खिताब किया। मुजाहिरे में मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। तमाम मुकर्रिरीन ने एक ही सुर में कहा कि CAB को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता और इसको वापस लिए जाने तक मुजाहिरा जारी रहेगा। गोहेन ने कहा, यह खुशकुन अमर है कि रियासत की तमाम तलबा तंजीमों ने बिल की मुखालिफत की है और इलाके के मशहूर तालीमी इदारा कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने CAB के खिलाफ ऐलान जंग का इनेकाद किया है। इससे मकामी बाशिंदों की पहचान को खतरा है। वह नाज़रीन, शहरियत तरमीम बिल के सिलसिले में जो तफसीलात थी वो आप लोगों के सामने इससे पहले भी प्राइम टाइम में मैंने रखा है कि किस तरह से जो है इसमें असबियत बढ़ती गई है, मुसलमानों को अलग किया है। सिर्फ मुसलमान, इससे दूसरे वो तबके भी बहुत सारे लोग जो है इसके जो है इसमें आने वाले हैं अगर इस तरह की कोई भी बिल नाफिज होती है और इसके बाद जो हालात पैदा होंगे और खाना जंगी का जो दौर शुरू होगा वो नाकाबिल बयान होगा। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।